बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज डिस्कस करूंगा क्लासिकल इकोनॉमिक्स के स्कूल को, यानी जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के स्कूल था या क्लासिकल थॉट जो थे उनको मैं इस स्लाइड के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके अलावा मैं इसमें ये बताने जा रहा हूँ आपको कि इकोनॉमिक थिंकिंग क्या थी 19वीं सदी से पहले, जो इकोनॉमिक थिंकिंग थी वो क्या थी, और 18वीं सदी में जो है वो क्या इकोनॉमिकली क्या ओवरव्यू था साइंटिस्ट की, क्या जो इकोनॉमिस्ट जो है वो इसके ऊपर रिसर्च करते थे। बेसिकली देखें, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इकोनॉमिक का जो डिवीजन था वो हमें दिया था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ जो है वो एक साइंटिस्ट थे और वो इकोनॉमिस्ट थे, बल्कि वो साइकोलॉजिकल प्रोफेसर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बुक जनरेट की जिस बुक के अंदर उन्होंने वेल्थ ऑफ द नेशन के ऊपर बात की। जिस वेल्थ ऑफ द नेशन के ऊपर उन्होंने बात की, उस बात करने की वजह से क्या हुआ कि उन्हें इकोनॉमिक्स का, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का फादर माना जाने लगा। अब जब उन्हें फादर ऑफ माना जाने लगा तो वो उन्होंने जो थ्योरीज पेश की, इनिशियल जो थ्योरीज उस बुक से ली गई जो वेल्थ ऑफ द नेशन थी, तो उस बुक के अकॉर्डिंग अगर हम उस बुक को लेकर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इश्यू के ऊपर बात करती थी, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स थी वैसे ही। तो एडम स्मिथ को इसलिए हम क्लासिकल फादर कहते थे। उसके बाद डेविड रिकार्डो आया और जॉन स्टॉर्ट आया, जॉन स्टॉर्ट मिल आया। जॉन स्टॉर्ट मिल जो है ये हमारे एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे। हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। एडम स्मिथ जो है वो क्या कहते थे, इनको मैंने वही कहा कि आपको ये क्लासिकल फादर कहलाया करते थे। इसके अलावा इनका जो प्रॉब्लम ये था कि ये जो है इनकी बुक थी वेल्थ ऑफ द नेशन, जो कि 1776 में प्रिंट हुई थी, उन्होंने जो इसको बनाया था। उसके बाद जो है इनका थॉट ये थे, ये कहते थे कि जी इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट से अपने जो है अपनी अपनी सलाहियत से अपनी मार्केट के अंदर काम कर सकता है, और उसके अंदर कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स उसे प्रमोट करे और उसके जो है ना उसके लिए कोई गवर्नमेंट की जरूरत हो या किसी की जरूरत हो, और ये जो है ना इनविजिबल हैंड के थ्रू जो है मार्केट को मैकेनिज्म किया जाए, मार्केट को चलाया जाए। यानी ऐसे किया जाए, मार्केट ऐसे रन की जाए जिस तरह से आपका जो मार्केट है वो फ्री मार्केट हो जाए, ठीक है। यानी उसमें गवर्नमेंट कोई इंटरवेन ना करे, उसमें कोई लॉ, कोई कानून, कोई चीज गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से ना हो, वो जो है वो पर्सनल इंटरवेंशन से हो। सिंपल सी बात, वो ये कहते थे कि जी आपकी जो मार्केट है उसके अंदर जो लेबर है वो अपना एक प्रॉस्पेरिटी रखता है, उसका एक किरदार है। जो प्रोड्यूसर है वो अपनी सलाहियत के मुताबिक प्रोड्यूस करता है, और प्रोड्यूस करने के बाद वो उसे आगे भेजता है, यानी आगे उससे काम लेता है। इसके अलावा वो क्या कहते थे, वो कहते थे जी इसके जो इनके थॉट थे, ये कहते थे इनविजिबल हैंड, यानी मार्केट जो है वो कुछ ऐसे लोगों के अकॉर्डिंग चलती है जो मुनाफाखोर कह लो, या उनको मुनाफाखोर कहा जाए, या उनको फायदा अपने फायदे जाती मफाद परस्त कहा जाए, वो उनके अकॉर्डिंग चलते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमारी जो अब की कंडीशन है, अब उसके बाद आगे डेविड रिकार्डो, डेविड रिकार्डो ने क्या किया, इनके ही आइडियाज को थोड़ा सा और फोकस किया और बढ़ाया, और उसी के थ्रू इन्होंने कंपेरेटिव एडवांटेज की थ्योरी पेश की। कंपेरेटिव एडवांटेज की थ्योरी ये थी कि अगर एक शख्स है वो कोई 10 किलो की पैदावार कर सकता है एक जगह खड़ा होके, ठीक है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो 20 किलो की पैदावार कर सकता है, तो वो क्या करेगा कि वो किसी शख्स को हायर करेगा कि जो 5 किलो प्रिपेयर करे, और वो जो है वो खुद 20 किलो के लिए मूव कर जाएगा, और वो खुद जब 20 किलो करेगा। तो इस तरह से उसने लेबरिंग क्लास के लिए ये कंपेरेटिव एडवांटेज दी। यानी एक शख्स 10 किलो पैदावार अकेले कर सकता है और एक शख्स जो है 1 किलो कर सकता है। तो बेहतर ये होगा कि जो 1 किलो कर सकता है वो जो है वो इसके साथ मर्ज हो जाए, और मर्ज होकर उसके बाद जो है मर्ज होने के बाद वो जो है क्या करें कि इसको जो है वो मार्केट को वैल्यूएट करे, मार्केट को मजीद एलोबरेट करे। इनका कहना ये भी था कि अगर कोई शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं कर सकता तो वो किसी के साथ मर्ज हो जाए, और उससे कंपेरेटिव एडवांटेज हो जाए, इन दोनों कंपेयर करें तो उसकी एडवांटेज ज्यादा हो, ठीक है। और जो शख्स जो 20 किलो बना सकता था, वो जब उसके पास 10 किलो वाला एक और बंदा आ गया तो 30 किलो प्रोड्यूस करने लगा, तो इस तरह से उसकी जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ने लगी। ये कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो शख्स 5 किलो बना पाता था वो 10 किलो बना रहा है, तो ये कंपैरेटिवली इसकी पुरानी जॉब या उसके पुराने काम से काफी बेटर था। इनका जो सिस्टम था वो ये कहते थे। इसके अलावा जो थे जॉन स्टुअर्ट मिल थे। जॉन स्टुअर्ट मिल का क्या कंडीशन थी, जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे वो ये इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे, ये इकोनॉमिक के ब्रॉडेड आइडियाज को स्कोप करते थे। इसी आइडियाज को लेकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि एक सोशल और पॉलिटिकल थ्योरी इन्होंने पेश की, जिसमें इन्होंने कहा कि
अच्छा, इन्होंने एक बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ये बुक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस बुक के अंदर इन्होंने जो है वो तमाम इश्यूज को, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज को जो है डिस्कस किया और रोल ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस किया। और उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट का रोल है वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी वो क्या करे, लिबर्टी दे, वुमेन्स राइट के लिए काम करे, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करे, ना कि वो मार्केट में इंटरफेयर करे या मार्केट को डिस्टर्ब करे। बेसिकली ये जो ये बिलीव करते थे, ये लेजर फेयर मार्केट के ऊपर बिलीव करते थे, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। ने इसके अलावा ये काम किया कि गवर्नमेंट के उभारने के ऊपर काम किया कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकती है, इकोनॉमी में गवर्नमेंट किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती है, इकोनॉमिक जो है वो लिबर्टी के लिए काम करे, लोगों की आज़ादी के लिए काम करे, लेबर लॉज क्रिएट करे, लेबर लॉज के ऊपर काम करे, वुमेन्स को राइट दिलवाए। इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो एडवोकेट किया इन्होंने अपनी बुक के अंदर कि गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल रोल प्ले करे, मार्केट से हटके, वो मार्केट के साथ उसका कोई टच ना हो, मार्केट जो है वो ऑटोमेटिक ड्राइव्ड हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं क्लासिकल कंसेप्ट जो था, बेसिक कंसेप्ट क्या था उनका, वो कुछ कंसेप्ट सेवरल थे। वो पहले तो बात करते थे जी लेजिस्लेटिव, यानी ये कहते थे कि मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में जो है गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, हम किसी भी किस्म का आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं सुनेंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये होती थी, ये कहते थे गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है कि वो मार्केट को ऑपरेट करे, बल्कि मार्केट फ्रीली ऑपरेट हो जाती है, वो खुद ब खुद अपने आप को मैक्सिमाइज एफिशिएंसी पे ले जा सकती है। उसके बाद वो कहते थे जी से लॉ का प्रिंसिपल ये था कि जी वो कहते थे कि जनाब आपका जो मार्केट है वो सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, यानी सप्लाई जो है वो अपनी खुद की एक डिमांड क्रिएट कर सकती है। तो ये इसका सिस्टम था कि वही कहते थे कि प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रिपेयर इसलिए करता है क्योंकि जो डिमांड होती है वो उस डिमांड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है, वो इसके अलावा किसी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं करता, वो सिर्फ अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है, जो डिमांड होगी उसी के थ्रू होगा। इससे क्या होता है, इससे वो ये कहते थे कोई भी शख्स भूखा नहीं रहेगा, उसमें किसी शख्स के पास बेरोजगारी नहीं होगी। ये उनका एक बेसिक कंसेप्ट था, जिस कंसेप्ट को उन्होंने यहाँ डिक्लाइन किया और मतलब इसको एलाबोरेट किया। उसकी बात करने लगे जी रैशनल एक्सपेक्टेशन इनका बहुत ज्यादा था। ये कहते थे कि जी जो इंडिविजुअल फर्म ये यूनिट है वो क्या करता है, वो डिसीजन मेक करता है रैशनल एक्सपेक्टेशन के बिहाफ पर, यानी हमारा जो एफिशिएंट मार्केट आउटकम्स है वो हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ दी फिल्म होता है, फिल्म ऑटोमेटिक इसको एलोबरेट करती है और खुद ड्राइव करती है इसको मार्केट के अंदर। यानी कस्टमर, जैसे कस्टमर के अंदर रैशनल एक्सपेक्टेशन बढ़ रहे थे कि जो कस्टमर होता है वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग चीजों के ऊपर मूव कर जाता है। ठीक है, इसी तरह ये लोग यहाँ कहते थे कि फिल्म भी अपनी जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम प्रॉफिटाइज के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कवानीन से काम कर सकती है और कुछ तरीके ऐसे अप्लाई कर सकती है जिससे उन्हें काफी कुछ अर्न करने में मौका मिले या मदद मिल सके, या वो कोई एक्सपेक्ट कर सकें कि उनकी कोई एक्सपेक्टेशन मार्केट से ओवरऑल आए। ठीक है, और उनकी वर्थ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। ये इंक्रीजमेंट ऑफ वर्थ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इन्होंने कहा कि फर्म जो है वो रैशनल एक्सपेक्टेशन रखती है। इसके अलावा जो ऊपर से की लॉ में वो बात कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि जी मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट का कोई जगह नहीं होती, कोई गुजर नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बिल्कुल फ्री रहती है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों फ्री रहती है, क्योंकि जब सप्लाई होती है लेबर की तो ऑटोमेटिक उसकी एक डिमांड क्रिएट हो जाती है। उसकी डिमांड जब क्रिएट हो जाती है तो वो डिमांड क्रिएशन क्या प्रॉब्लम करती है कि ऑटोमेटिक वो लेबर को कहीं ना कहीं खपा देती है और लेबर कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं। इस तरह से वो उसको डिस्कस कर रहे थे। फिर उसके बाद वो डिस्कस ये कर रहे थे कि रैशनल एक्सपेक्टेशन यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो ये कहते थे कि इंडिविजुअल फर्म और जो है वो एक डिसीजन मेक कर सकती है अपने फ्यूचर आउटकम्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम पूरी स्लाइड को देखें, हमने जो डिस्कशन की, डिस्कशन थी क्या कि इकोनॉमिक जो है वो डोमिनेंट थे और ड्यूरिंग इट्स एरा ये अपने वक्त में बहुत ज्यादा फेमस रहे, इन्होंने बहुत ज्यादा फेमस रहे, इनको बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए जिसको हम अदर स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर डिस्कस करेंगे, जैसे केनेशियन स्कूल ऑफ थॉट है। इसके अलावा हम बहुत सारे चैलेंजेस इनको पोज करने पड़े, बहुत सारे चैलेंजेस इनको इम्पोज हुए जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। ठीक है, जैसे ग्रेट डिप्रेशन जब 1930 या 20 का सेंचुरी का हुआ तो उसमें जो है इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेला, क्योंकि जो इनकी सिस्टमेटिक डिस्कशन थी वो डिस्कशन उस तरह से चल नहीं पाई, वो उस तरह से डील नहीं कर पाई, जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई।
क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ क्योंकि जब मार्केट ने देखा कि एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी जो प्रोड्यूसर था उसके पास काफी पैसा मौजूद था और तमाम प्रोड्यूसर जो थे वो पैसा स्टोरेज कर रहे थे और वो जो है वो कोशिश कर रहे थे कि अपने फ्यूचर प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे को रख रहे थे। फिर उसके बाद जो डिप्रेशन आया 1930s का, तो उसके बाद इनको जो है बहुत सारी चीजें और देखने को मिली और इकोनॉमिस्ट का व्यू वहां से चेंज हुआ कि नहीं, इस तरह से नहीं होगा, लेजर फेयर नहीं होती, मार्केट जो है उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी लगानी पड़ती है, डिफरेंट किस्म के काम करके गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट करनी पड़ती है अपनी आवाम को, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक अनएक्सपेक्टेड और एक अनरेशनल बिहेवियर है जो कभी कभी शो हो जाता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर।